and welcome you all in the 11th session of Python training program. So हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। तो हमने यहाँ पे सीखा था कि आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स को किसी भी पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में *ARGS से हम लोग शो करते हैं। वैसे ही हमने ये देखा था कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो हमने ये पाया कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को हम पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में KWARGS से शो करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो हमने ये पाया कि आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को KWARGS डबल स्टार से हम लोग शो करते हैं। तो जब किसी आर्ग्यूमेंट में हमें ये पता ना हो कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमें देने हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो हम लोग वहाँ पर आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किड्स के सामने स्टार लगा के एक आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स का एग्जांपल देखा था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में देखा था कि हम लोग कीवर्ड की इज इक्वल टू वैल्यू फॉर्मेट में भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सारी जगह पे कीज़ यूज़ करेंगे किसी भी वैल्यू को प्रिफर करने के लिए। उसके बाद हमने ये देखा था कि मान लो हमें ये भी नहीं पता कि हमें कितने नंबर ऑफ कीज चाहिए ताकि जिस पे हम वैल्यू डाल सकें, तो वहाँ पे भी हम लोग एक डबल स्टार से अनआइडेंटिफाइड आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एक डिक्शनरी टाइप का प्रिपेयर्ड होता है ऑटोमेटिकली कीज एंड वैल्यूज़ के फॉर्मेट में, जिसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में देखा। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से हमें ये समझ में आया कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पहले से इनपुट कर दें, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दें, तो अगर हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करें तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का वैल्यू हमें आउटपुट में मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंट्री के नेम में नॉर्वे डाला, तो मैं फंक्शन को कॉल करने पे मुझे ऑटोमेटिकली आउटपुट में नॉर्वे मिला। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आई एम फ्रॉम से था, तो मुझे आउटपुट में मिला आई एम फ्रॉम नॉर्वे। लेकिन ये चेंजेबल होता है, मैं चेंज कर सकती हूँ इसे। कैसे? तो यहाँ पर मैंने जब माई फंक्शन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ ना करते हुए अपना एक इनिशियल वैल्यू पुट किया इंडिया या ब्राज़ील, तो मुझे आउटपुट में मिला आई एम फ्रॉम इंडिया या आई एम फ्रॉम ब्राज़ील। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का हम यूज़ करते हैं। जब सिर्फ हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना होता है, तब हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू पहले से इनिशियली किसी भी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी लिस्ट के अंदर हम किसी आर्ग्यूमेंट को कैसे पास करते हैं। तो उसके लिए पहले हमने देखा कि हम कोई फंक्शन जब क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कोई लूप क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम हमारे किसी भी लिस्ट को लूप के अंदर डाल सकते हैं। तो हमें वहाँ पर सिर्फ लूप का नेम यूज़ करना पड़ेगा। लूप के अंदर किसी भी लिस्ट का नेम बस यूज़ करना पड़ेगा और वो लिस्ट का नेम ऑटोमेटिकली फंक्शन के अंदर लूप की तरह क्रिएट होगा और लूप की तरह चलेगा। उसके बाद हमने देखा कि जैसे हम दूसरे लैंग्वेजेस में देखें, सी में, C++ में, उसमें हम एक रिटर्न वैल्यू देते हैं कि रिटर्न आखिरकार हमारे पास आने क्या वाला है। लेकिन जब हम यहाँ पे अभी तक हमने फंक्शन यूज़ किया, तो हमने सब जगह पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया। अगर हमें प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देना, कोई रिटर्न वैल्यू देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिटर्न फंक्शन का यूज़ हमने यहाँ पे करके देखा। माई वैल के लिए मैंने रिटर्न माई फंक्शन के अंदर डाला। तो हम जब भी कोई फंक्शन को, हमारे माई फंक्शन को कॉल करेंगे, तो माई वैल क्योंकि यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में वैल्यू दे रहा है, इसलिए हमें हर बार माई वैल का वैल्यू एज अ रिटर्न मिलेगा। उसके बाद हमने ये देखा कि हम किसी भी हमारे फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न करा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को रिटर्न के अंदर जितनी भी तरह के वैल्यूज़ या जितने भी ऑपरेशनल वैल्यूज़ हमें चाहिए, वो सभी को पुट करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग डायरेक्ट हमारे मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद हमने पास स्टेटमेंट देखा था, और पास स्टेटमेंट में हमने ये जाना था कि कोई भी फंक्शन को हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज हमें एरर आएगा। तो उसके लिए हम लोग पास स्टेटमेंट यूज़ किए थे। पास स्टेटमेंट से हम एरर लाने से बच जाते हैं। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने प्राइम नंबर चेक किया था और उसे प्रिंट किया था कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, प्रिंट कमांड यूज़ करके। अब आज हम लोग देखने वाले, उसके बाद फिर आज हम लोग देखने वाले हैं रिकर्शन। सो रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन का नाम ही इसलिए रिकर्शन है क्योंकि अपने आप को खुद कॉल करता है। कोई भी फंक्शन जब अपने आप को खुद कॉल करे, तो उसका मतलब है कि वो रिकर्श कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्शन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस एग्जांपल में मैंने फैक्ट नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है। ये एक्चुअल में फैक्टोरियल है, जिसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में फैक्ट लिख रही हूँ। ये जो एग्जांपल है, ये फैक्टोरियल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फैक्ट के अंदर एक आर्गुमेंट डाला x। अब मुझे कंडीशन डालना है कि मान लो अगर x का वैल्यू 1 है, तो मुझे रिटर्न भी 1 किया जाए। अदरवाइज इसका मतलब एल्स मुझको क्या रिटर्न हो, जो भी मेरे x का वैल्यू है
इसके अंदर मैंने दोबारा फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, इसीलिए ये क्या एग्जाम्पल बना, रिकर्शन का एग्जाम्पल बना। एंड उसमें मैं एक्स को कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही हूँ, इंक्रीमेंट करने के बजाय डिक्रीमेंट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से जब मैं नम का वैल्यू 3 डालूंगी और फैक्ट में एक्स की बजाय नम का वैल्यू पुट ऑन करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 6 मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा यहाँ पर, जैसे कि हम एज अ टेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हम यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका वैल्यू हम लोग को फाइनली क्या मिला, 6। तो इस तरीके से हम लोग को फैक्टोरियल 3 का वैल्यू मिला 6। यहाँ पे हम कोई भी और वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो वैल्यू डालना चाहूँ 6, तो मुझे फैक्टोरियल 6 का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। तो फैक्टोरियल 6 का होता है 720 वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे 720 मिला। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये इस तरीके से वर्क किया। इसमें यहाँ पे 6 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1, इसका मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये हमें दिया 720। अब हम वेरिएबल स्कोप की तरफ देखते हैं कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है। तो हमें ये पता है कि स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है सीमा, जैसे कि भारत की सीमा, जहां तक भारत के बॉर्डर्स हैं वहां तक भारत की सीमा कहलाई जाएगी। वैसे ही हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनका बॉर्डर कहाँ तक है। तो दो तरीके के वेरिएबल्स हम देखते हैं पाइथन में, कौन कौन से, लोकल एंड ग्लोबल। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल सिर्फ किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए ही होते हैं। जैसे कि हम लोकल छत्तीसगढ़ के वासी हैं, लेकिन ग्लोबली देखें तो हम इंडिया में रहते हैं या अर्थ में रहते हैं। तो वैसे ही हम अगर लोकल बोलें तो जब वो किसी फंक्शन या किसी लूप के अंदर क्रिएटेड वैल्यू होगा तब वो लोकल कहलाएगा। अगर वो किसी भी फंक्शन या किसी भी लूप के अंदर क्रिएट नहीं हुआ है, कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं हुआ है, वो आउटर क्रिएट हुआ है अलग से। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं m1 का इज इक्वल टू, मैंने जीवी लिया है, तो जीवी का मतलब यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल दिमाग में इमेजिन किया, और यहाँ पे मैंने उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन के अंदर मैंने m2 वेरिएबल लिखा। m2 वेरिएबल पे हमने क्या लिखा कि m2 वेरिएबल lb, मतलब वो एक लोकल वेरिएबल है, और उसके बाद फिर m2 को प्रिंट किया। तो यहाँ इसको जब हमने रन कराया तो हमें मिला लोकल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों वर्क कर रहा था, क्योंकि लोकल वेरिएबल तो लोकली वर्क करेगा ही, ग्लोबल वेरिएबल हर कहीं वर्क कर सकता है, इसलिए वो फंक्शन के अंदर भी वर्क करेगा। लेकिन उसके बाद जब हमने इसे पर्टिकुलर अलग अलग यूज करने की कोशिश की, तब मुझे m1 का वैल्यू तो जीवी मिल गया, लेकिन m2 का वैल्यू नेम एरर आया। क्यों? क्योंकि m1 तो डिफाइन हुआ था ग्लोबली, लेकिन m2 एक फंक्शन के अंदर, माई फंक्शन जिसका नाम था, उस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया था। तो m2 को यूज करने के लिए मुझे माई फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। m2 को मैं एज अ ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं कर सकती, वो क्योंकि पर्टिकुलर मेरे फंक्शन के अंदर का वेरिएबल है, ये एक लोकल वेरिएबल है इसका मतलब। अब हम ये देखते हैं कि क्या कोई वेरिएबल नाम शेयर भी करता है। जैसे हम देखें अगर, तो घर में कई लोग, जिन लोगों का स्कूल में नाम कृष्ण हो, घर में उन लोगों को कई बार कान्हा कह के बुलाते हैं। इसका मतलब उन लोग दो नाम शेयर करते हैं, कृष्ण और कान्हा। वैसे ही हम यहाँ पे एक ऐसे वेरिएबल के एग्जाम्पल लेंगे जो दो नाम शेयर करे आपस में। जैसे कि यहाँ पे मैं मान लो एक एग्जाम्पल लेती हूँ m1, जिसका मैंने नाम दिया gv, एंड माई फंक्शन के अंदर मैं उसी m1 का नाम देती हूँ lb। तो जब मैं माई फंक्शन के अंदर उसका नाम पुकारूं तो मुझे सुनाई देगा lb, लेकिन अगर मैं बाहर उसका नाम पुकारूं तो मुझे जवाब मिलेगा gv। इसका मतलब एक ही फंक्शन, एक ही वेरिएबल, अगर उसको हम दो अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारें, इसका मतलब अलग अलग डिफाइन करें, तो वह नेम शेयरिंग भी करता है। वो किसी फंक्शन के अंदर लोकल और किसी फंक्शन के बाहर ग्लोबल तरीके से भी बिहेव कर सकता है, इससे ये साबित हुआ। तो यहाँ पे हमने वही एग्जांपल लिया, m1 को दो अलग अलग नाम दिए, माई फंक्शन के साथ पुकारने पर वो एक लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट किया, और माई फंक्शन के बाहर पुकारने पर वो एज अ ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट किया। अब ये क्वेश्चन के इस सवाल के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने वेरिएबल को कहीं पर भी डिफाइन करें पर वो ग्लोबली डिफाइन हो, ना कि लोकली, ताकि हम उसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकें। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक कीवर्ड की जरूरत होती है जिसका नाम ही ग्लोबल है। तो अब हम लोग ग्लोबल कीवर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि ग्लोबल कीवर्ड होता क्या है और उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो,
अगर मुझे ग्लोबल कीवर्ड यूज करना है तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करने के लिए जब मैं एक्स यहाँ पे डिफाइन करूंगी तो मैं वहां पे सामने में ग्लोबल लिखूंगी। और ग्लोबल के बाद फिर मैंने एक्स में वैल्यू डाला फैंटास्टिक, एंड उसके बाद फिर मैंने जब माई फंक्शन कॉल किया और माई फंक्शन के बाहर भी मैंने एक्स को यूज करना चाहा फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में। हमने फॉर्मेटेड प्रिंटिंग हमारे फर्स्ट सेकंड सेशन में देखा था। तो फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में यूज करने पे हमें क्या मिला, ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट किया एक्स और हमें फैंटास्टिक आंसर मिला। लेकिन अगर इस ग्लोबल को मैं हटा दूं तो इस ग्लोबल को हटाने पे, इसे रन करने पर ये एक अनबाउंडेड लोकल एरर देगा जिसमें इसने बता रहा है कि लोकल वेरिएबल एक्स रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। इसका मतलब हम जहां पर लोकल वेरिएबल एक्स डिफाइन किए हैं हम उसके बाहर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम ग्लोबल अगेन ऐड कर दें तो ग्लोबल ऐड करने पे ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा और हमें एक्स का वैल्यू जो फंक्शन के अंदर असाइन किया गया था उसे भी ग्लोबली ट्रीट करेगा और एक्स का वैल्यू कहीं पर भी हमें यूज करने की इजाजत देगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम पहले से किसी डिफाइंड वेरिएबल को ग्लोबली किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका भी जवाब हाँ है। तो यहाँ पे हमने उसका एग्जांपल लिया है, हमने एक्स का वैल्यू AWS लिया और वहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया माई फंक्शन। उसके बाद हमने उसी एक्स को फंक्शन के अंदर भी जब हमने उसे चेंजेस किए तो हमने उसमें ग्लोबली चेंजेस किए, तो हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यूज किया और एक्स का वैल्यू AWS से फैंटास्टिक कर दिया। तो हमें यहाँ पे सीखा था कि वेरिएबल में हम जैसे ही चेंजेस करते हैं तो वो वैल्यू चेंज होते जाती हैं, एक अलग जगह पे जाके सिक्योर होते जाती हैं। तो यहाँ पे अब एक्स का वैल्यू फैंटास्टिक की तरह सेव हो गया। तो जब हम माई फंक्शन को कॉल करके एक्स को पुट ऑन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पाइथन इज फैंटास्टिक। क्यों मुझे ऐसा मिला? क्योंकि यहाँ पे मैंने अगेन ग्लोबल कीवर्ड यूज करके एक्स को फंक्शन के अंदर भी ग्लोबल बना दिया था। अब बहुत लोगों ने लैम्डा फंक्शन के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा, तो अब हम लोग लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है? ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन कहने का मतलब हम किसी भी फंक्शन को शॉर्ट में एक्सप्रेशन के थ्रू, हमारे सिंटेक्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबसे पहला लाइन, लैम्डा आर्ग्यूमेंट्स कोलन एक्सप्रेशन, ये लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक्स वेरिएबल के अंदर कोई लैम्डा फंक्शन डिफाइन करूं एंड लैम्डा फंक्शन के लिए हम लोग पर्टिकुलर एक लैम्डा की यूज करेंगे एंड उस लैम्डा की के बाद मैं एक आर्गुमेंट डालूं ए एंड कोलन यूज करके मैं एक्सप्रेशन डालती हूँ a+10। यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन ले सकते थे एंड उसके बाद मैं यहाँ पर x का वैल्यू अगर 5 डालूं तो मुझको क्या मिलेगा, वो x का वैल्यू 5 डालने पे वो a की जगह 5 एक्सेप्ट करेगा आर्गुमेंट ए की जगह और मुझको एक्सप्रेशन पे काउंट करके वो देगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेना चाहें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं a=10। तो इसको जब हम रन करेंगे तो हमें 10 + 10 20, इसका मतलब आर्गुमेंट का वैल्यू उसने 10 एक्सेप्ट किया। तो वैसे ही हम यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सिंगल आर्गुमेंट लेने के बजाय एक से ज़्यादा आर्गुमेंट लेंगे। तो लैम्डा फंक्शन में हम जितने आर्गुमेंट चाहें उतने आर्गुमेंट्स ले सकते हैं, 2 3 4, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बस ये करता है कि हमारा एक्सप्रेशन को छोटा कर देता है, हमें बार बार लूप्स क्रिएट करने या फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत इससे में नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने 2 आर्गुमेंट्स लिए a एंड b एंड उसमें वैल्यू डाला 5 और 6, ऑपरेशन यूज किया मल्टीप्लिकेशन का एंड यहाँ पे हमने a b c 3 आर्गुमेंट्स यूज किए, हमने यहाँ पे वैल्यूज डाले 5 6 9 एंड यहाँ पे हमने सबका सम करके देखा। ये तो हो गए मल्टीपल आर्गुमेंट्स की बात। इसके अलावा हम पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन को क्यों यूज़ करें? बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है। हम मान लो हमें फंक्शन अच्छे से आता है तो हम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वो हमें कई अलग अलग तरीके के फंक्शन शॉर्टली क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने माई फंक्शन एन आर्गुमेंट के साथ लिया, उसमें मैंने रिटर्न किया एक लैम्डा आर्गुमेंट ए एंड इस पे मैंने एक्सप्रेशन डाला a*n। अब इसके बाद हम n का वैल्यू जितनी जगह पुट करेंगे उतनी बार ये एक नए तरीके का फंक्शन हमें पुट करके देगा, क्योंकि हमने वहाँ अंदर में लैम्डा फंक्शन ऑलरेडी यूज किया है। तो जब यहाँ पे मैं माई डबलर करके माई फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू डालूं तो ये जो 2 वैल्यू है वो n पे पुट होगा और ये एक खुद ब खुद फंक्शन बन जाएगा। तो जब मैं इस फंक्शन का कोई भी वैल्यू पुट करूंगी, जैसे यहाँ पे मैंने 11 प्रिंट किया है, इसके अलावा मैं कुछ भी प्रिंट कर ऑप्शन में डालूं, माई डबलर के अंदर मैं कुछ भी और डाल सकती हूँ, जैसे कि मैं 100 डालने की बजाय मैं यहाँ पे 17 डाल के देखूँ तो ये जस्ट उसका दुगना करके मुझे, जैसे 11 से 22 हुआ
तो ये 17 से ये 17 से 13 हो जाए, 17 से 34 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 10 से 20 मिल गया। वैसे ही अगर हम इसे 17 कर दें तो 17 से ये मुझे मिल जाएगा 34, तो ये डबल कर देगा। वैसे ही माई डबलर पे अगर मैं 100 डालूं तो ये मुझे उसका डबल करके 200 देगा। वैसे ही हम माई ट्रिपल यूज़ करके एक और नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एन का वैल्यू हम 3 डाल दें, तो उसमें भी अगर हम कोई भी वैल्यू पुट ऑन करें और उसको यूज़ करने की कोशिश करें तो उसमें मुझे उसका तिगुना वैल्यू मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, जिसका नाम मैंने माई ट्रिपल रखा है। तो माई ट्रिपल के अंदर भी हम लोग कुछ भी जैसे 12 अगर डाल के देखें तो ये 12 का 3 टाइम्स वैल्यू मुझे पुट करके देगा। स्पेलिंग सही लिखना इसमें ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे मैं एल भूल गई थी। माई ट्रिपल का वैल्यू 36 देगा। अब हम लोग पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आप सबको बहुत ध्यान से सुने। तो पाइथन मॉड्यूल्स क्या होता है? तो सबसे पहली बात, पाइथन में मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि कोड्स की एक लाइब्रेरी। मॉड्यूल्स का मतलब ही यही है, कोड्स की एक लाइब्रेरी जो पाइथन में मौजूद हो। तो उसमें क्या होता है, बहुत अलग अलग फाइल्स होते हैं जिसके अंदर फंक्शंस, बहुत सारे सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो हमें बहुत सारे ऑपरेशंस बहुत कम कोड्स यूज़ करके करने की आज़ादी देते हैं। तो इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी मॉड्यूल हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने ग्रीटिंग नाम का मॉड्यूल क्रिएट किया है, लेकिन इस ग्रीटिंग नाम के मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए मुझको कोई मेरा एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं जुपिटर नोटबुक के यहाँ पर कोई डॉट पाई किसी भी, जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर लूँ तो मैं माई मॉड्यूल नाम से कोई फाइल क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन उसके लास्ट में मुझको डॉट पाइप लगाना पड़ेगा। एंड उस मॉड्यूल के अंदर मैं जितने भी मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट करती हूँ सभी को डाल सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरे खुद का एक मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा जिसको मैं बाद में इन फ्यूचर अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ। अब एक बिल्ट इन मॉड्यूल का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लेने पे जब मैंने इस मॉड्यूल प्लेटफॉर्म को इंपोर्ट किया और x इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम किया और इस x को प्रिंट किया, तो इसने हमें जो क्या दिया, विंडोज़। क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी भी कोडिंग कर रही हूँ वो सभी विंडोज़ पे है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या मैक हो तो जब आप लोग इस मॉड्यूल को यूज़ करोगे अपने कोड्स में, तो अब आप लोग को वहाँ पर लिनक्स या मैक एज अ आउटपुट मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे मुझको विंडोज़ मिला है। अब हम लोग एक और नई चीज़ सीखते हैं। हम लोग को क्योंकि ये पता है कि पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल्स बहुत सारे हैं, 1000 हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं 1000-2000 मॉड्यूल्स के सभी फंक्शंस को याद कर पाऊँ और उसको यूज़ करूँ। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि जिस भी मॉड्यूल को हम यूज़ करना चाहते हैं और अगर उसके फंक्शंस के बारे में हमें नहीं पता, तो हम लोग उसका डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं। डायरेक्टरी के लिए हम एक शॉर्ट यूज़ करते हैं फंक्शन, क्या, dir राउंड कोड्स। तो dir राउंड कोड्स के लिए सबसे पहले हमें जो भी हम मॉड्यूल चेक करने वाले हैं उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के साथ साथ अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि उसको शॉर्ट नेम कैसे करें। मॉड्यूल का नेम कई बार बहुत बड़ा भी होता है, जैसे प्लेटफॉर्म एक बड़ा नाम लग रहा है, बार बार प्लेटफॉर्म हमें लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एज यूज करके उसका नाम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया प्लेटफॉर्म एज पी, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया मैथ एज एम, एंड यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया नमपाई एज एन पी। तो अब मुझे जहाँ पर प्लेटफॉर्म लिखना पड़ेगा वहाँ सिर्फ पी लिखना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे मैथ लिखना पड़ेगा वहाँ पे मैं सिर्फ एम लिखूंगी, और जहाँ पे मुझे नमपाई लिखना पड़ेगा वहाँ सिर्फ मैं एन पी लिखूंगी। वो सेम वर्क करेगा। डायरेक्टरी चेक करने के लिए अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, एक तो मैं किसी भी वेरिएबल पे डायरेक्टरी फॉर्मेट यूज करके उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया एक्स में डायरेक्टरी पी डालकर एक्स को प्रिंट किया, तो इससे मुझे जितने भी प्लेटफॉर्म की डायरेक्टरीज हैं, फंक्शंस हैं, वो सभी आउटपुट में आ गए, जिसे मैं पढ़कर सब समझ सकती हूँ, इसे और अच्छे से जान सकती हूँ। या मैं ये कर सकती हूँ कि डायरेक्ट प्रिंट कमांड के अंदर ही डायरेक्टली यूज करके किसी भी डायरेक्टरी को कॉल कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एम यानी मैथ्स और एन पी यानी एन नमपाई की डायरेक्टरी देखी और इसके सारे फंक्शंस यहाँ पे मुझको मिल गया है। इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कितने सारे इसमें डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉड्यूल की डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं और उसके अंदर के फंक्शंस को यूज़ करना सीख सकते हैं। सो गाइज, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोग ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।